सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। अब हम लोग आगे चलेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के। तो इसमें आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे, हमने पेपर मनी तक पढ़ लिया था, हेडिंग डालेंगे वर्क ऑफ मनी एंड इट्स रोल इन द इकोनॉमी, पेज नंबर 207, वर्क ऑफ मनी एंड इट्स रोल इन द इकोनॉमी। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए मीडियम एक्सचेंज क्या है, वर्क मनी के आने के बाद क्या हुआ, हमें एक्सचेंज करने का एक माध्यम मिल गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल दिया था बुक और मोबाइल का, तो अब बुक और मोबाइल के एक्सचेंज करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अगर ये मुझे मोबाइल लेना है तो मोबाइल लूंगा और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर उसे मनी दे दूंगा। अब मुझे जरूरत नहीं है कि मुझे उससे मोबाइल उसको दूं, मोबाइल उससे लूं और उसको बुक्स देनी पड़े, फिर वो कहे मुझे कोई बुक्स की जरूरत ही नहीं है, तो प्रॉब्लम आए डबल कोइंसिडेंस की जो हमने पढ़ी थी। तो मैं क्या करूंगा, उसको मनी दे दूंगा। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम किया। दो पर्सन किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए मनी का माध्यम ले सकते हैं, पैसे का माध्यम ले सकते हैं। ये मनी के फायदे हैं, वर्क्स हैं जो वो इकोनॉमी में कर रही है ना। इन एन इकोनॉमी द बेसिक रोल ऑफ मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज अ मोड ऑफ पेमेंट। इन एन इकोनॉमी द बेसिक रोल ऑफ मनी is a medium of exchange and as a mode of payment, full stop. This work of money finishes the problem of double coincidence of the barter system. This work of money finishes the problem of double coincidence of the barter system. ठीक है, इससे बार्टर सिस्टम की जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाली थी ना, मुझे मोबाइल लेना, उसको बुक्स लेनी है नहीं लेनी, वो हम सोचना पड़ता था या उसके लिए प्रॉब्लम उठानी पड़ती थी, उसको खत्म कर दिया मनी ने। क्यों? क्योंकि अब मुझे मोबाइल लेना होगा तो मैं पैसे दे दूंगा, बुक्स उसको देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सेकंड लिखेंगे यूनिट ऑफ अकाउंट। सेकंड है यूनिट ऑफ अकाउंट और स्केल ऑफ प्राइस। यूनिट ऑफ अकाउंट और स्केल ऑफ प्राइस इसमें लिखेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं है क्या यूनिट ऑफ अकाउंट। देखिए हर चीज को आज के टाइम पे मनी की फॉर्म में नापा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं पूछूं मोबाइल कितने का है, वो बोलेगा 10,000 का। मैं बोलूं बुक कितने की है, तो बोलेगा 500 रुपए की। तो ये जो हम बोलते हैं ये 10,000 का है, 500 की है, 10 रुपए की चीज है, 10 लाख की चीज है, इसको यूनिट ऑफ अकाउंट पहचान किसने दी? हर चीज को नापने की, हर चीज को मेजर करने की, वो मनी ने दी है। स्केल ऑफ प्राइस, हम प्राइस तय करते हैं किसी चीज का, ये सस्ता है, ये महंगा है, ये हमारी पहुंच में है, ये नहीं है। कैसे पता लगता है? मनी की वजह से कि मेरी इनकम 20,000 है, क्या मैं 5,000 की चीज़ खरीद सकता हूँ? हाँ खरीद सकता हूँ। क्या मैं 50,000 की चीज़ खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकता, क्योंकि मेरी इतनी इनकम ही नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन करने का मौका दिया, चीज़ों को प्राइस करने का मौका दिया, प्राइस टैग हम लोग देखते हैं कि प्राइस हर चीज़ की होती है, ये उसके इस फीचर की वजह से यूनिट ऑफ अकाउंट है ना। इट मीन्स दैट मनी वर्क्स एज अ नॉर्मल स्केल ऑफ प्राइस। इट मीन्स दैट मनी वर्क्स एज अ नॉर्मल स्केल ऑफ प्राइस। विद इट्स हेल्प the exchange price of all products and services can be expressed in the form of money. The exchange price of all the products and services can be expressed in the form of money. पेज नंबर 208 में ये है जो ऊपर पॉइंट है, उसकी शुरुआती 2 लाइन लिखनी है हमको, वही काम किए बस। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब आज के टाइम पे मैं अगर मोबाइल लेने जाऊंगा तो मेरे को यूं तो नहीं कहेगा एक मोबाइल की जगह 10 बुक्स ले लो आप, नहीं, वो मेरे को मनी में बताएगा ये मोबाइल 10 रुपए का 10,000 रुपए का है ना, ये मोबाइल 10,000 का, मेरे को मनी की फॉर्म में उसको बता देगा। ऐसे बुक लेने जाऊंगा तो मुझे बताएगा 500 रुपए की बुक है, वो ये नहीं बोलेगा एक बुक की जगह आप मेरे को ये दे दीजिए वो दे दीजिए, क्योंकि वो बार्टर सिस्टम होता है जो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हर चीज को नापने की, तोलने की, हमें प्राइस बताने की आदत किसमें लग गई? मनी में लग गई। इसने एक यूनिट ऑफ अकाउंट का काम किया हमारे लिए। थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ डिलेड पेमेंट्स। थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ डिलेड पेमेंट्स, यानी कि अगर मुझे कोई पेमेंट बाद में करना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उधर क्या केस था बार्टर सिस्टम में, जैसे फॉर एग्जांपल अब वो मोबाइल वाला मुझे मोबाइल लेने को तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा चलिए मोबाइल की बात छोड़िए, हम बोलते हैं कि मैं राइस उगाता हूँ, मैं चावल उगाता हूँ, एक पर्सन है, एक दूसरा फार्मर है वीट उगाता है। तो मैंने बोला तुम राइस ले लो, मुझे वीट दे दो, है ना। लेकिन उसने कहा मैं वीट तो तुमको दे दूंगा, लेकिन मुझे राइस की जरूरत अभी नहीं है। उसने कहा राइस की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं उससे कुछ नहीं कह सकता, मैं उससे यूँ नहीं कह सकता तुम मुझे राइस 1 साल बाद दे देना। क्यों? क्योंकि वो राइस हो सकता है 1 साल बाद बचे ही ना, डिले पेमेंट नहीं कर सकते हम। और दूसरी बात, बच भी जाए तो जो उस राइस की वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है 1 साल बाद। ठीक है, कम या ज्यादा हो सकती है, डिफ्लेशन आ सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो हो सकता है कुछ गुड्स पेरिशेबल होते हैं, याद हो आपको। चलिए राइस छोड़िए, अगर वो सब्जी वाला होता तो वो मेरे को कहता हूँ कि आप मेरे को 1 किलो गेहूं दे दो, मैं आपको 1 किलो टमाटर दे देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं कहूँ टमाटर तो मेरे को भी चाहिए ही नहीं, 1 महीने बाद चाहिए, 2 महीने बाद चाहिए। अब 1 महीने वो टमाटर उसके बाद टिकेगा क्या, इस बात की क्या गारंटी है? वो टमाटर खराब हो जाएगा, हो सकता है उसके टमाटर आए ही नहीं नया, तो मैं तो फंस गया वो 1 किलो गेहूं देके। अब मेरे पास कोई चीज़ ही नहीं है जो एक्सचेंज की जा सके उसके बदले में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी डिलेड पेमेंट्स की, जो बार्टर सिस्टम में हमने सही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं किसी से 50,000 का माल लेता हूँ, कहता हूँ 1 महीने बाद लेना, ठीक है, तो वो 1 महीने बाद मुझसे 50,000 ले लेगा।
ठीक है, उस पर थोड़ा इंटरेस्ट लगाना चाहेगा, ब्याज लगाना चाहेगा तो लगा लेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं मैं उससे बोलूँ 1 महीने बाद टमाटर ले लेना, तो टमाटर उसको जरूरत आ जाए वो 1 महीने बाद करेगा क्या उसका। और दूसरी बात टमाटर ऐसी चीज़ है पेरिशेबल गुड्स है जो खराब होती हैं समय के साथ, तो इसलिए एक्सचेंज करने में बहुत दिक्कतें आती थी। तो स्टैंडर्ड डिलेड पेमेंट में आप लिखेंगे मनी इज दैट यूनिट बाय विच ऑल द डिलेड एंड द फ्यूचर पेमेंट्स कैन बी मेड ईजली। ऑल द डिलेड एंड फ्यूचर पेमेंट्स कैन बी मेड ईजली, पहले लाइन में मिल जाएगा आपको। फिर लिखना है इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस, इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेंस, सो मनी इज सपोज टू बी द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिलेड पेमेंट्स। It has the quality of general acceptance, so money is supposed to be the best standard of delayed payments. सब उसको एक्सेप्ट करते हैं, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है वो डिलेड पेमेंट्स के केस में। ठीक है, डी लिखेंगे रिजर्व ऑफ प्राइस, डी लिखेंगे रिजर्व ऑफ प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम में क्या होता था, इसका मतलब मैं आपको समझाऊं रिजर्व ऑफ प्राइस का। अगर मेरे पास टमाटर है तो मैं उसको रिजर्व करके नहीं रख सकता, इकट्ठा करके नहीं रख सकता, है ना, मनी को रख सकता हूँ। ठीक है, रिजर्व ऑफ मनी या रिजर्व ऑफ प्राइस कर सकता हूँ, तो ये बहुत खास फीचर है मनी का। कोई और भी चीज़ जो पेरिशेबल हो, ब्रेड है, किराने का सामान है, ये एक समय तक चलते हैं, इनकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। मनी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शन है कोई मोदी जी रात को 8 बजे नोट बंद कर दें बस, है ना, वो बाकी और सब केस में मनी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ठीक है, रिजर्व ऑफ प्राइस में आप लोग लिखेंगे इट मीन्स दैट पीपल कैन हैव देयर वेल्थ एंड एस्टेट इन द फॉर्म ऑफ मनी। It means that people can have their wealth and estate in the form of money. Money also work as the form of collection of prices. Money also work as the form of collection of prices. The price of money refers to the buying power of money. The price of money refers to the buying power of money. देखिए आप मनी को इकट्ठा करना नहीं चाहते तो कोई एस्टेट खरीद लीजिए, ESTAT, एस्टेट था इसमें वर्ड। एस्टेट का मतलब कोई बिल्डिंग ले लीजिए, कोई अपना मतलब इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, है ना, तो उसमें मनी आपको सहायता करेगी। मैं टमाटर से बिल्डिंग नहीं खरीद सकता था, या कोई और चीज़ जो मेरे पास इकट्ठी हो रही थी उससे उसको सेव नहीं कर सकता, रिजर्व नहीं कर सकता था फ्यूचर के लिए, जैसा इसमें कर सकता हूँ मनी में। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखा होगा बाइंग पावर ऑफ मनी। मनी इज यूनिक इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व ऑफ प्राइस एज इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। एज इट इज मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। लिक्विड मतलब कि लिक्विड तो पानी होता है, दूध होता है जो बहता है, तो मनी लिक्विड गैस हो गई, मनी तो सॉलिड दिखती है। लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी का मतलब, लिक्विड फॉर्म ऑफ करेंसी का मतलब ये है जिसको बहुत जल्दी से यूज किया जा सके। एक बॉटल है मेरे पास, ये रही, ठीक है, ये लिक्विड है क्या, इसमें लिक्विड भरा जाता है, लेकिन ये लिक्विड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं लिक्विड का मतलब मेनली ये है, आप लोग 11th में अकाउंट्स वगैरह में पढ़ेंगे, लिक्विड का मतलब होता है जिस चीज को आप कैश में कन्वर्ट करा जा सके आसानी से, वो लिक्विड है। तो ये बॉटल को मैं आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसके खरीदार ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद भी कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा ये गारंटी नहीं है। मनी सबसे लिक्विड है, लिक्विड मतलब कि वो तो कैश ही है वैसे, उसको क्या कन्वर्ट करोगे, लेकिन सबसे लिक्विड मनी माना जाता है। फिर उसके बाद लिक्विडिटी में आता है हमारे बैंक में जमा पैसा, मैं जाके उसको निकाल सकता हूँ। हाँ, थोड़ा करना पड़ेगा, एटीएम तक जाना पड़ेगा, तो लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी जल्दी से उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। लेकिन ये बॉटल हो गई, मेरे पास बैग है, तो इसको मैं कैश में कन्वर्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये लिक्विड नहीं होते। ठीक है, फिर आप लोग लिखेंगे डी तक हो गया, अदर वर्क्स एंड रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी। अदर वर्क्स एंड रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी, ठीक है, और भी वर्क जो मनी काम करता है इकोनॉमी में। लिखेंगे मनी मेड इट, इसके सेकंड पैराग्राफ पे आ जाएंगे डायरेक्ट। मनी मेड इट पॉसिबल टू चेंज सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। मनी मेड इट पॉसिबल टू चेंज सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, मेरे पास मनी बहुत सारी सेव हो रही है, उसे इन्वेस्टमेंट में बदलना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसे किसी बिल्डिंग में, कोई चीज़ खरीदने में, तो उसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो मेरे पास बार्टर सिस्टम में सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो मनी इज मेड इट पॉसिबल टू चेंज सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। इन एन इकोनॉमी पीपल विद सेविंग एंड, चलिए इस लाइन को काट दीजिए, देखिए इसमें लिखिए मनी मेड इट पॉसिबल टू चेंज सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। फिर लिखना है पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग इन द फॉर्म ऑफ मनीज विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स हु फर्दर लोन दिस अमाउंट टू बिजनेसमैन एज इन्वेस्टमेंट। द फर्म और द बिजनेसमैन पुट दिस मनी इनटू सम प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट which leads to growth in the production capacity of the economy, which leads to growth in the production capacity of the economy, यहीं तक लिखना है। which further move on the path of development नहीं लिखना, और बीच में लाइन मैंने एक और कटवा दी थी कि वो है ना, in an economy people with saving and the investor two separate class, उसको हटा दीजिए। ठीक है,
तो पीपल डिपॉजिट द सेविंग इन द फॉर्म ऑफ मनीज विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज बैंक्स who further loan this amount to businessman as investment. The firm or the businessman put this money into some production investment which leads to growth in the production capacity of the economy. बात समझिए क्या है इसमें, मैंने अपना पैसा सेविंग के तौर पे बैंक में डाला, बैंक ने उसको किसी को एडवांस कर दिया लोन के तौर पे। यही होता है कि बैंक क्या करता है, मैंने मान लीजिए बैंक में मेरा 10,000 रुपये इकट्ठा है, बहुतों का 10,000 इकट्ठा करके बैंक किसी को 5 लाख का लोन दे दिया। अब 5 लाख के लोन का अगले पर्सन क्या करा, इन्वेस्ट करा उसको बिजनेस में, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी उसकी बिजनेस की, और प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर उसके बिजनेस की बढ़ी तो देश की जीडीपी भी बढ़ी ना, देश का भी तो ग्रोथ हुआ, देश में वो चीज़ें बनी। फिर दूसरी बात वो इनकम, वो टैक्स भरेगा, वो गवर्नमेंट के बाद टैक्स के खाते में जाएगा, और दूसरी बात देश का भी डेवलपमेंट उससे उन पैसों से होगा। तो घूम फिर के मेरा पैसा देश की डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है ना, देश का डेवलपमेंट हो रहा है मतलब यूँ माने। तो वो मनी का खास फीचर था। बार्टर सिस्टम में तो ऐसा कोई नहीं सकता। एक बैग है मेरे पास या मेरी मोबाइल की दुकान है, मैं एक्सचेंज करके कैसे देश का डेवलपमेंट कर सकता हूँ, जो मनी में ही पॉसिबल है बस। ठीक है, फिर इसमें अगला लिखेंगे, ये अदर वर्क्स ऑफ मनी था ना, जो अदर वर्क्स एंड रोल ऑफ मनी इन इकोनॉमी, इसमें 3 पॉइंट थे, ये पहला है। वो 4 पॉइंट आपने शुरू के लिख लिए डी तक, फिर ई में 3 पॉइंट है, ये पहला था। सेकंड लिखेंगे, मनी प्रोवाइड्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और वेलफेयर टू द कंज्यूमर। मनी प्रोवाइड्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और वेलफेयर टू द कंज्यूमर। थर्ड पैराग्राफ की पहली लाइन है, सेटिस्फेक्शन देता है। मनी मेरे पास है तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, और मेरी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मनी से जुड़ी हुई है। अगर मैं मोबाइल की दुकान होती है और वो एक्सचेंज सिस्टम चल रहा था, तो मेरे मन में हमेशा ये रहता कि अगर मुझे बुक्स लेनी है तो मुझे बुक्स वाले को मोबाइल देना ही पड़ेगा, तभी वो मुझे बुक्स देगा। आज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मेरा पैसा है तो मुझे पता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ उससे, है ना, कोई भी चीज़ मेरी मनमाफी खरीद सकता हूँ। ठीक है, मनी प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और वेलफेयर टू द कंज्यूमर। और थर्ड लिखेंगे इसमें लास्ट, a person is also provided freedom, a person is also provided freedom by money in the selection of goods, a person is also provided freedom by money in the selection of goods। सीधी सादी बात है कि मनी के आने के बाद अब सिलेक्शन ऑफ गुड्स में फ्रीडम मिल गई। ऐसा नहीं है कि बुक लेने के लिए उससे मेरे को मोबाइल देना पड़ेगा, फिर वो मोबाइल देगा तो मेरा चाहता तो नहीं था मोबाइल लेना, लेकिन लेना पड़ा, है ना, क्योंकि उससे बुक्स लेनी थी। तो ये एक्सचेंज सिस्टम खत्म हुआ, तो अब सिलेक्शन, यानी कि अब मुझे जो भी लेना है मनी के माध्यम से लूंगा, पैसे के माध्यम से लूंगा। तो वो एक्सचेंज सिस्टम खत्म हुआ कि मेरे कोई ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरी चीज कोई ले तो मैं उसकी चीज लूं। तो वो सिलेक्शन ऑफ गुड्स में एक तरह से फ्रीडम आ गई, आज़ादी आ गई। मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरी मर्जी का है, अगर मेरे पैसे हैं तो, है ना, पहले पैसा होना जरूरी है, फिर उसके बाद सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसे ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये काम आसान कर दिया है मनी ने। और इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक था वर्क ऑफ मनी एंड इट्स रोल इन द इकोनॉमी पूरा हो जाता है। फिर सेविंग एंड क्रेडिट अगला टॉपिक है, उसको हम लोग 4th पार्ट में करेंगे। 3rd पार्ट था स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। इसमें मैंने जो लाइंस जो आपको लिखाई हैं बुक्स में से, उससे ही आप एग्जाम के लिए लर्न करेंगे और कॉपी में लिखेंगे, है ना। बाकी हर चीज़ हमको एक एक लाइन तो नहीं कॉपी में लिख देनी है और उसको लर्न करना है ना। जो जो लिखा है उतना सफिशिएंट है, आप लोग उसको ढंग से पढ़ के लर्न कीजिए, होपफुली आपको समझ में आएगा। थैंक यू।